नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उन पर मिली जानकारी का एक विस्तृत विश्लेषण कर रही हैं। जून 2025 की स्थिति देखें तो तनाव बहुत ज़्यादा है, पर कोई बड़ा सीधा टकराव ईरान की धरती पर नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि क्यों? मतलब इस तनाव की जड़ें कहाँ हैं? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो भू राजनीतिक विश्लेषण है वो साफ दिखाता है कि इसकी शुरुआत तो 1979 की ईरानी क्रांति और वो जो दूतावास बंधक संकट था वहां से हुई। उसी ने दशकों की दुश्मनी की नींव डाली असल में। और ये सिलसिला रुका नहीं फिर, है ना? जानकारी के मुताबिक 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने इराक को समर्थन दिया। फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वो प्रतिबंध लगे। और 2015 का वो अहम JCPOA समझौता। हाँ, ईरान परमाणु डील। हाँ वही जिससे अमेरिका 2018 में हट गया। इन सब ने तो जैसे आग में घी का ही काम किया। सही कहा आपने। और अब 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, वो एक और बेहद बेहद गंभीर मोड़ था। ये घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के तनाव को समझने की कुंजी है एक तरह से। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये टकराव ज्यादातर सीधा नहीं लगता, परोक्ष ज्यादा है। हमारे स्रोतों में प्रॉक्सी युद्ध पर काफी जोर दिया गया है, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन। ये सब जैसे जंग के मैदान बन गए हैं इनके लिए। हाँ, ये प्रॉक्सी या जिसे छद्म युद्ध कहते हैं, ये एक बहुत अहम पहलू है। 2023 से 2025 के बीच भी आप देखें तो इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच झड़पें होती रही हैं। ये जो अप्रत्यक्ष लड़ाई है ना, ये स्थिति को बहुत पेचीदा बना देती है, क्योंकि सीधे तौर पर कोई भी देश पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो एक सवाल उठता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी पूछते हैं, कि क्या अमेरिका ने कभी सीधे ईरान पर हमला किया है? मतलब ईरानी जमीन पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई है? देखिए, बड़े पैमाने पर सैन्य हमला या बमबारी जैसा हम शायद सोचते हैं वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ड्रोन हमले हुए हैं, स्टक्सनेट जैसे साइबर हमले हुए हैं जिसने सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था, और कई समुद्री घटनाएं भी घटी हैं। अच्छा। हाँ, और 2019 में जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया था, तब तो सीधी कार्रवाई होते होते रह गई थी। बहुत नजदीकी मामला था वो। ये जानना वाकई दिलचस्प है। जैसा हमारा विश्लेषण भी कहता है कि इतने तनाव और इन सब घटनाओं के बावजूद पूर्ण पैमाने पर हमले की संभावना कम क्यों मानी जाती है? इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? हाँ, इसके कई वजनदार कारण हैं। पहला तो एक क्षेत्रीय युद्ध का बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें फिर इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश खिंच सकते हैं, और फिर तो तबाही बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसकी मिसाइलें हैं, उसके प्रॉक्सी बल हैं, वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। तीसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल बाजारों पर इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा। और चौथा, शायद एक अहम कारण, अमेरिका में इराक और अफगानिस्तान युद्धों के बाद एक और लंबे महंगे युद्ध के लिए घरेलू समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है। लोग थक चुके हैं। तो यहाँ एक तरह का विरोधाभास सा दिखता है। दशकों की दुश्मनी है, प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है, पर सीधी बड़ी लड़ाई से बचा जा रहा है। लगता है ये छाया युद्ध ही इनकी असलियत बन गया है ना? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, छाया युद्ध। ये एक तरह का खतरनाक संतुलन है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जाते कि पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। लेकिन जैसा आपने कहा, कम संभावना का मतलब ये तो नहीं कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। स्रोत सीमित हमलों की बात भी करते हैं। हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है। लक्षित हमले, जिन्हें हम सर्जिकल स्ट्राइक कह देते हैं, या फिर गुप्त ऑपरेशंस जैसे साइबर युद्ध या तोड़फोड़, इनकी संभावना बनी हुई है हमेशा। खासकर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, या फिर अमेरिकी ठिकानों या लोगों पर कोई बड़ा हमला होता है, तो सीमित कार्रवाई की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो संक्षेप में कहें, जून 2025 में स्थिति ये है, तनाव एकदम चरम पर है, पर खुला युद्ध नहीं है। इराक, लाल सागर, सीरिया जैसे क्षेत्रों में ये प्रॉक्सी टकराव जारी है, और कूटनीति की कोशिशें भी चल रही हैं, पर उनमें कोई खास प्रगति दिख नहीं रही। हाँ, इस पूरी चतवारा का सार यही निकलता है कि अमेरिका ईरान संबंध दशकों पुराने तनाव, अप्रत्यक्ष टकराव और कभी-कभी सीधी भिड़ंत के बहुत करीब पहुंचने वाले पलों का एक बहुत ही जटिल जाल है। विश्लेषण यही बताता है कि बड़े युद्ध की संभावना कम है, पर खत्म बिल्कुल नहीं हुई है।
और छोटे पैमाने की कार्रवाइयां हमेशा एक विकल्प के तौर पर मेज पर हैं। इससे एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि जब दोनों ही पक्ष पूर्ण युद्ध के भयानक नतीजों को जानते हैं, क्षेत्रीय अस्थिरता होगी, आर्थिक नुकसान होगा और शायद उससे बचना भी चाहते हैं, तो फिर वो कौन सी गहरी संरचनात्मक बाधाएं हैं या आपसी अविश्वास इतना गहरा है जो तनाव को स्थायी रूप से कम ही नहीं होने देता? कूटनीति भी क्यों अक्सर बेअसर सी लगती है? इस पे शायद आगे और सोचने की जरूरत है।